बारिश की रात थी। एक वीरान स्टेशन के पास की एक पुरानी चाय की टपरी, जहां बैठे थे 3 दोस्त, विक्रम, नवीन और शंकर। पुरानी दोस्ती, नई मुलाकात और सामने गरम चाय की भाप। सालों बाद मिलना हो रहा है और मौसम देखो बिल्कुल फिल्मों जैसा। बस ट्रेन टाइम पर आ जाए, फिर सीधा कोट गांव। याद है आखिरी बार वहां स्कूल पिकनिक पे गए थे। अब तो सुना है वीरान पड़ा है पूरा गांव, तो और मजा आएगा। शांत जगह, बारिश और हम तीनों। साहब एक बात कहूं, कोट गांव मत जाइएगा, वहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ अब भी वहां भटकता है। अरे ओ बाबा, अब तू भूत वाली कहानी मत सुना देना। हाँ हाँ, कोई चुड़ैल ना हो जो बारिश में घूमे और कहे मुझे मेरा बच्चा चाहिए। भाई तू फिल्में कम देखा कर, हमें डराने से पहले अपनी दुकान संभाल। चाय वाला चुप हो गया, बस दूर देखता रहा, उसी दिशा में जहां वो जाने वाले थे। और दूर अंधेरे में कोई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन की बोगी लगभग खाली है। शंकर खिड़की के पास बैठा है। पता नहीं क्यों मन बेचैन हो रहा है। शंकर चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर शंकर की नजर ठहर गई। प्लेटफॉर्म पर एक औरत खड़ी थी, सीधे उसी को देखती हुई। अगले ही पल बिजली चमकी और वो औरत गायब हो चुकी थी। क्या सच में मैंने देखा? शंकर का शरीर जम सा गया। कोट गांव में घुसते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। रास्ता जैसे अचानक खत्म हो गया था। चारों तरफ धुंध फैली थी, मिट्टी की गंध थी और लगातार होती बारिश ने माहौल को और डरावना बना दिया था। गांव सूना था, लगता था जैसे वो बहुत समय से सोया हुआ है। उन तीनों के अलावा उस सुनसान गांव में कोई नहीं था, या कोई था जो इस अंधेरी भूत या रात में उनका इंतजार कर रहा है। ये पीपल का पेड़ कितना डरावना लग रहा है। हाँ, सब कुछ जैसे थम सा गया है, जैसे धरती पर ये जगह हो ही ना। विक्रम, जो अब तक मजाक कर रहा था, एकदम शांत हो गया। उसकी नजर एक पुराने घर पर अटक गई। उस घर में एक कोने में लाल सा दिया जलता दिख रहा था। तीनों उस तरफ बढ़े। घर की दीवारें टूटी हुई थीं और दीवारों पर कुछ पुराने अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखा हो। जैसे ही वो तीनों कमरे में घुसे, अंदर की हवा अजीब सी लगने लगी, जैसे कुछ अंदर घुटा हुआ हो। एक लाल दिया अंदर भी जल रहा था। फर्श पर काले निशान थे। कमरा ऐसा लग रहा है बहुत सालों से बंद हो। दीवार पर फोटो टंगी हैं। एक में लड़का है, एक में कोई औरत और एक फोटो में मां और बेटा साथ हैं। मगर ये सब लोग कौन थे और अब कहां हैं? इस घर में कुछ है, कुछ बहुत अजीब। ये निशान देखो, जैसे किसी को घसीटा गया हो। दरवाजा जोर से धड़ाक करके बंद हो गया। अरे कोई है क्या? खोलो ये दरवाजा, ये कौन मजाक कर रहा है? बाहर से किसी की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे चरमरा कर खुलता है। बाहर बारिश में एक बूढ़ा खड़ा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ ऐसे ही। तुम जैसे कई आए, इसी सोच के साथ
कि इस गांव में कुछ मिलेगा, मगर जो वो ढूंढने आए थे वो मिला नहीं और वो खुद खो गए। आप कौन हैं? मैं इस गांव का आखिरी जिंदा आदमी हूं। बचा सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय यहां नहीं था जब भानुरी देवी के बेटे को मार दिया गया। कौन भानुरी देवी? आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका नाम भानुरी देवी था। इस गांव की थी, चुपचाप रहने वाली, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। एक दिन उसके बेटे से एक रिवाज टूट गया। बस गांव वालों ने उसके बेटे को उसके ही सामने मार डाला। वो चीखती रही, कुछ नहीं कर सकी, और फिर उसी रात भानुरी ने खुद को आग लगा ली। बूढ़े की आंखें डूब चुकी थीं, किसी ऐसे आदमी की तरह जिसने बहुत कुछ खोया हो। मगर तीनों दोस्त वो सिर्फ सुनते रहे, मानो ये कोई पुरानी लोक कथा हो। अब वो इस बस्ती में भटकती है, तुम भी लौट जाओ। इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं बाबा? जो सोच कर आए हो, तुमसे पहले भी कई आए थे, कोई नहीं लौटा, तुम भी नहीं बचोगे। उसे सब पता चल जाता है। भानुरी जानती है तुम यहां क्यों आए हो। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो यहां यूं ही घूमने आए हैं। तुम सोचते हो वो मूर्ख है? वो तुम्हारे कदमों की आवाज से पहचान जाती है। तुम यहां किस इरादे से आए हो उसे सब पता है। हमें सिर्फ एक रात रुकना है, फिर चले जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बाबा। ठीक है, जैसा तुम कहो, मगर मेरी चेतावनी याद रखना, अभी भी समय है, लौट जाओ। बूढ़ा वहां से चला गया। बारिश अब तेज हो गई थी। हवा में कोई सिहरन दौड़ रही थी। विक्रम, नवीन और शंकर तीनों उस लाल दिए वाले घर में बैठे हैं। वो कुछ बुदबुदा रहे हैं। उनके आसपास कुछ अजीब तरह की चीजें पड़ी हैं। तभी घर की दीवारों से एक अजीब सी गूंज उठती है। पायल की झनक के साथ एक औरत की हंसी गूंजती है। तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो हंसी जैसे हड्डियों में समा गई हो, आंखें जैसे चीख रही थीं, मगर मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। दिया अचानक बुझ जाता है। कमरे में गुप अंधेरा हो जाता है और तभी तुम भी उसी के जैसे हो। तुम भी आए हो वही करने जो बाकी आए थे। तुम भी जलोगे उसी आग में। तुम्हारा विनाश होगा। ये क्या था? ये कौन बोल रहा था? तभी बुझे दिए के पास वो दिखाई देती है। लाल साड़ी, सफेद चेहरा और खुले बाल। वो तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। भागो यहां से! वो फिर पीछे है। इस बार बहुत पास आ गई है। इस गांव में हर रास्ता वापस यहीं क्यों लौट रहा है? ये जगह फंसाने के लिए बनी है। ये गांव अब जिंदा नहीं है। ये एक भूल भुलैया है। तीनों अब गांव की सीमा से बाहर एक पगडंडी पर पहुंचते हैं। शायद बाहर की तरफ कोई रास्ता है, जल्दी। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें कोट गांव रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिखता है। एक पुरानी खामोश ट्रेन खड़ी है, लेकिन आसपास कोई हलचल नहीं। तीनों अंदर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। कोई है?
ये सब लाशें हैं बैठी हुई, जैसे मरने के बाद भी कहीं जा रही हूं। ये ट्रेन मृत आत्माओं की ट्रेन है। एक औरत धीरे से खड़ी होती है। वो धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ती है। वही चेहरा, पिघली त्वचा, गीले सड़े कपड़े, सिर के बाल उलझे, आंखें गायब और मुस्कुराहट जो हड्डियां जमा दे। मेरे बेटे को मार दिया, अब कोई नहीं बचेगा। ठीक है, क्या, कहां पर? ठीक है, हम अभी आते हैं। 3 लाशें, एक वीरान स्टेशन और एक डरावनी कहानी। कभी कभी आत्माएं बदला नहीं लेती, वो रक्षा करती हैं। अब सुनो असल कहानी। कहते हैं हर गांव का कोई रिवाज होता है। कोट गांव का भी था। गांव के ठीक पीछे एक पहाड़ी थी, झाड़ियों में छिपी, जिसे सब कपाल शिला कहते थे। वही होता था हर 7वें साल का बलिदान। गांव के लोग तांत्रिक दहन के पास आते हैं। गांव सूखा पड़ा है, अनाज आधा भी नहीं निकला। देवता नाराज हैं। 7वां वर्ष है, बलि का समय आया है। बच्चा कहां से लाएं? हर बार की तरह इस बार भी वही होगा। जिसने सबसे कम बोला है, सबसे मासूम हो। वो सब गोपाल को चुनते हैं और रात को उसके घर जाने की योजना बनाते हैं। यह 7वां वर्ष है। भूमि प्यासी है। कपाल शिला के देव को चाहिए मासूम का रक्त। भानुरी अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी। बेटा गोपाल 8 साल का, बिल्कुल चुप चुप सा। गांव में किसी से झगड़ा नहीं, शांत अच्छा लड़का। अच्छे से पढ़ मेरे राजा बेटा, फिर मैं तेरे लिए हलवा बनाऊंगी, खूब सारे मेवे डाल के। बेटा खुश हो जाता है, मगर वो नहीं जानता था आज की रात उसके लिए कितनी भयानक थी। बनाने की तैयारी कर रही थी। बाहर कुछ लोग चुपचाप आए और गोपाल को पकड़कर ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? माफ करना बहन, देवता ने मांगा है उसे। देवता नहीं मांगते ये सब, ये तुम लोगों का अंधविश्वास है। ऐसा मत करो, वो बहुत छोटा है, मासूम है। ऐसे पाखंड से कोई देवता खुश नहीं होता। उन्नति चाहिए तो मेहनत करो, बलि नहीं। उसे छोड़ दो। 2 गांव वाले 8 साल के गोपाल को पकड़कर लाते हैं। उसका चेहरा शांत है, बस मां को ढूंढती आंखें। भानुरी अपने बेटे को बचाने के लिए पीछे पीछे भागती है। रुको, मेरे गोपाल को छोड़ दो। तुम इन कार्यों में बाधा मत बनो। बलिदान जरूरी है, इससे हमारे गांव की उन्नति होगी। माँ, मैं डर नहीं रहा, तुम भी मत रो। अंदर बेटे की लाश रखी गई। भानुरी को भी खींचकर उसके ही घर में बंद किया गया।
और आग लगा दी गई। जिस बेटे को बलि चढ़ाया गया, अब उसकी मां धुआं बनकर हर घर में घुसेगी। अगली बार जो कोई बलि मांगेगा, मैं उसका हिसाब खुद लूंगी। आप सोच रहे होंगे कि भानुरी ने उन तीनों को क्यों मारा, तो इन तीनों की कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी में मिली एक किताब से। जब कोटगांव की छुपी दौलत का जिक्र हुआ, लालच ने उनकी आंखों में चमक भर दी। उन्होंने ठान लिया, उस प्राचीन तांत्रिक क्रिया को फिर से जिंदा करेंगे। पहला चरण था तंत्र को खोलना, दूसरा एक मासूम की बलि जिसे किसी और दिन अंजाम देना था। योजना तैयार थी, पर वे भूल गए। कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। और भानुरी, वो कोई हत्यारी नहीं थी, वो तो उन मासूमों की रक्षक थी जो अंधविश्वास के नाम पर कुर्बान कर दिए जाते हैं।